नमस्कार। आज हम लेते हैं पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम में लिंग आधारित मुद्दे। लिंग आधारित मुद्दों की व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है, वो हम सबसे पहले देखेंगे कि विद्यालय लिंग या लिंग भूमिकाओं के सिखाने वाली सबसे शुरुआती औपचारिक संस्था है। विद्यालय लैंगिक सामाजिकरण दो माध्यम से करती हैं, एक तो पाठ्यपुस्तक से और एक छुपी हुई पाठ्यचर्या से। पाठ्यपुस्तक में और पाठ्यचर्या, वहाँ का पाठ्यक्रम किस प्रकार का है, उसमें लड़कियों और औरतों को गैर मौजूदगी और भाषा व उद्देश्यपरक विषय वस्तु में लैंगिक पूर्वाग्रह व भेदभाव के उजागर करने के लिहाज से पाठ्य पुस्तकें सूक्ष्म विश्लेषण का केंद्रीय बिंदु बनी है। किंतु इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे मूल्य और मान है जो विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी फैलाए जाते हैं, जिसका हमें निरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। विद्यालय वातावरण और शिक्षण व्यवहार घोषित तौर पर लिंग असमानता को प्रोत्साहित नहीं करते, परंतु विद्यालय में लिंग असमानता छुपी हुई पाठ्यचर्या का हिस्सा होती है। एक ही कक्षा में बैठने, समान पाठ्यपुस्तक को पढ़ने, एक ही शिक्षक या शिक्षिका को सुनने के बावजूद लड़के और लड़कियां बहुत ही भिन्न शिक्षा को ग्रहण करते हैं। छुपी हुई पाठ्यचर्या किस प्रकार है? यह शैक्षिक व्यवहार मानक और नियम है जो लिखित नहीं होते या अलिखित हैं, परंतु इसका पालन शैक्षिक संस्थाओं द्वारा बहुत ही निष्ठा के साथ किया जाता है। इसका थोड़ा कभी उल्लंघन जबरदस्त प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। अलिखित होने के बावजूद विद्यालय के सभी हितधारक, शिक्षक, प्रबंधक इसके बारे में सचेत होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि छुपी हुई पाठ्यचर्या लिखित स्वरूप नहीं होता, लेकिन ये पाठ्यक्रम का वह स्वरूप है जिसके तहत स्कूली तंत्र और समाज के द्वारा मान्यता, मूल्य और सूचना बच्चों को प्रभावित करती हैं। रोज़मर्रा के विद्यालय जीवन में औरतपन व मर्दपन को गढ़ने वाले विद्यालय के अंदर होने वाले व्यवहारों के प्रतिरूप लैंगिकता के छुपे पाठ्यक्रम के लिए पृष्ठभूमि का कार्य करते हैं। ये प्रतिरूप इस प्रकार एक तरह के लैंगिक नियम कायदे होते हैं। विद्यालयों में बच्चे लैंगिकता के बारे में कैसे सीखते हैं, इसको विद्यालय के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर समझने का प्रयास किया गया है। यद्यपि प्राथमिक स्तर पर विद्यालय सह शिक्षा प्रदान करते हैं, परंतु अधिकांश विद्यालय में लड़के और लड़कियों को बैठने की व्यवस्था अलगाव पर आधारित होती है। लड़के और लड़कियों को अलग अलग बैठाया जाता है। शुरुआती कक्षाओं में यह अध्यापकों द्वारा सचेत रूप से लागू की जाती है और बाद की कक्षाओं में विद्यार्थी स्वयं इस मानक का अनुकरण करने लगते हैं। कक्षा में बैठने के अलावा प्रार्थना सभा में भी लड़के और लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में खड़े होते हैं, या फिर लड़कियों के आगे व लड़के उसके पीछे खड़े रहते हैं। अतः सामान्य तौर पर प्रार्थना करने की जिम्मेदारी लड़कियों की होती है। लैंगिक भेद को दर्शाती पाठ्यपुस्तकें लैंगिक भेद को दर्शाती हुई पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को विद्यालयों के आधिकारिक ज्ञान के रूप में देखा जाता है। इनमें जो ज्ञान, सूचना, भाषा, चित्र आदि प्रयुक्त किए जाते हैं वह लैंगिक भेद को दर्शाते हैं। या उसके दोहरेपन से यह सवाल उठता है कि क्यों बालिकाओं को ही ऐसे विषयों में प्रशिक्षण देने पर बल दिया जा रहा है जो लिंग विभक्त समाज में उसकी भूमिका का निर्धारण करते हैं। यहाँ यह कहना गलत न होगा कि विषयों का यह विभाजन मात्र ज्ञान के वितरण के लिए होता है। लैंगिक भेद को दर्शाती हुई पाठ्यपुस्तकें इस प्रकार से हैं। पुरुष नेताओं को ही दर्शाना। पाठ्यपुस्तकों में सिर्फ पुरुष नेताओं को ही दर्शाया जाता है। राज्य शासन पर आधारित पाठों में पाठ्यपुस्तकों को समझ विकसित करने के लिए जिस शख्सियत को बहुत दमदार के रूप में दिखाया जाता है, जो शासन के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के विरोध पर ऊंची बुलंद आवाज़ में मांग करता है, वह एक पुरुष नेता होता है। यहाँ पर भी लिंग भेद नज़र नहीं आता? क्या राजनीतिक सम्मेलन, सरकार विरोधी प्रदर्शनों या नेता के रूप में महिला को दिखाकर छात्र छात्राओं की अलग विरोधी प्रदर्शनों या नेता के रूप में महिला को दिखाकर छात्र छात्राओं की अलग तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती थी? यह प्रश्न बहुत ही चिंतनीय है। सामाजिक लिंग तैयार करना। पाठ्यपुस्तकों में बहुत ही बढ़िया तरीके से यह बताया जाता है कि किस प्रकार एक बालक, लड़का या लड़की में सामाजिक लिंग तैयार किया जाता है। कहानी के जरिए घर के काम का महत्व बताया जाता है, परंतु किसी भी वाक्य या चित्र के माध्यम से छात्र छात्राओं को यह नहीं बताया जाता कि घरेलू कार्य क्यों महिलाओं के ही माने जाते हैं, जबकि एक पुरुष की उन सभी कामों को उतनी ही निपुणता से कर सकता है। पाठ्यपुस्तकीय विश्लेषण के संदर्भ में यूनेस्को द्वारा 2004 में एक रिपोर्ट तैयार की गई जो इस्लामाबाद के स्कूली पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के लिंग विश्लेषण पर आधारित है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसलिए यहाँ पर इस्लामाबाद के स्कूली पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के लिंग विश्लेषण पर आधारित थी। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या गहराई और मजबूती से पुरुष वर्चस्व को प्रदर्शित करती है। व्यक्तित्व की सूची जो पाठ्यक्रम में शामिल है उसमें 7.7% ही महिलाएं थी और उनमें भी अधिकतर मुस्लिम इतिहास से संबंधित थी। कक्षा 1 से 10 की पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं का भी कुल किरदारों ने उनका प्रतिशत मात्र 23.1 है। इस प्रकार कहीं अन्य शोध
अध्ययन भी दर्शाते हैं कि विद्यालयों में औपचारिक और छदम पर पाठ्यक्रम लड़कों और लड़कियों के मध्य विषयों का चयन संबंधी निर्णयों में लिंग आधारित विचारों की चुनौती देने के बजाय इसे बनाए रखने पर बल देते हैं। जैसे कारलेकर अपने अध्ययन में ये बताते हैं कि विद्यालय में विज्ञान और गणित को पुरुषत्व के विषय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं की भूमिका नगण्य है, साथ ही महिलाओं की सकारात्मक भूमिकाओं की भी उपस्थिति है। उदाहरण स्वरूप कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक का एक पाठ जो गैस ठोस तरल से संबंधित है में एक चित्र प्रदर्शित किया गया है जिसमें आदमी और औरत दोनों शामिल हैं, लेकिन अलग अलग भूमिकाओं में। जैसे महिलाओं को पत्नी व माता के रूप में दिखाया गया है, जबकि पुरुषों को उनके कार्य संबंधी कार्य करते हुए दिखाया गया है। 21वीं सदी के बदले सामाजिक परिवेश में एक स्वतंत्र चेतनायुक्त नारी को गढ़ने के लिए शिक्षा की अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। इसके लिए विद्यालय वातावरण में लिंग असमानता पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यालय का बालक के सामाजिकरण से सीधा एवं बहुत ही गहरा संबंध है। अतः आवश्यकता है विद्यालय वातावरण को लिंग संवेदनशील बनाने की, जो स्त्री की उचित, न्यायपूर्ण और मानवीय छवि की विकसित करे। पाठ्यपुस्तकों में लिंगीय प्रतिनिधित्व या पक्षपात निम्न उदाहरणों से समझाया जा सकता है। सामाजिक लिंग आधारित वास्तविकता की अभिव्यक्ति, विशेष तौर पर पाठ्यपुस्तक ज्ञान जिसे विद्यालयों में आधिकारिक ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है का विश्लेषण इस संदर्भ में करना आवश्यक हो जाता है कि किस तरह से पाठ्यपुस्तकें सामाजिक लिंग आधारित वास्तविकता को अभिव्यक्त करती हैं, वे कौन सी विशेषताएं हैं जो पुस्तकों के अभिव्यक्त होती हैं तथा नारी और पुरुषत्व आधारित व्यवहार को मजबूत करती हैं। महिलाओं को उसकी परंपरागत भूमिका के रूप में दिखाया जाना। पाठ्यपुस्तक विश्लेषण हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा निर्मित कक्षा 7 की नागरिक शास्त्र की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 को देखें। यह पुस्तक कुल 5 इकाइयों सहित 10 अध्याय में युक्त है। समाज में व्याप्त असमानताओं की चर्चा कहानियों और चित्रों के माध्यम से की गई है। यहाँ जो बात ध्यान देने योग्य है यह है कि पाठ के आरंभ में 13 चित्रों को दिखाया गया जिसमें 6 चित्र महिलाओं पर हैं। इनमें से एक महिला शिक्षिका के रूप में, 2 घरेलू कामगार, एक गृहिणी, परामर्शदाता, मीडिया कर्मी के रूप में दिखाई गई हैं। लिंग लेस को देखने पर यह प्रतीत होता है कि महिलाओं को उसकी परंपरागत भूमिका के रूप में दिखाया गया है, जबकि पुरुषों को उद्योगपति, सरकारी अधिकारी, व्यापारी, कारीगर, छात्र, किसान, बेरोजगार के रूप में दिखाया गया है। पुरुषवादी विचारधारा की अधिकतर पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि औपचारिक विद्यालय पाठ्यक्रम में पुरुषवादी विचारधारा अधिक पाई जाती है। महिला पक्ष की उपेक्षा की गई है। लिंगीय पक्षपात को कम करने के लिए सुझाव, लिंगीय पक्षपात को कम करने के लिए निम्न सुझाव हैं। शैक्षिक सामग्री का उत्पादन संविधान के निहित भावना तथा मौलिक अधिकार एवं समानता के अनुरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम में यहाँ संशोधन करने की आवश्यकता है जहाँ महिलाओं को चित्रण केवल अच्छी गृहिणियों की तरह किया गया है। पुरुषों के समान महिलाओं की उपलब्धि को शामिल करने की आवश्यकता है। यह भी किया जा सकता है कि पिता खाना बना रहा है, माता बल्ब लगा रही है, लड़की स्कूल से साइकिल पर लौट रही है तथा लड़का झाड़ू लगा रहा है। लिंगीय समिति जिसमें अकादमिक, नारीवाद, इतिहासकार, सरकार आदि शामिल हो जिससे पाठ्यक्रम की गुणवत्ता यह सुनिश्चित हो जाए कि पाठ्यपुस्तक लिंग भेद से युक्त हैं। बालिकाओं के स्थान के बारे में सतही सोच लिखने के बजाय लेखकों को परिवार में बालिकाओं की वास्तविक स्थिति को महसूस करके लिखना चाहिए। आज ये बहुत कम महिलाओं की आत्मकथा पढ़ाई जाती है क्योंकि महिलाओं की आत्मकथाएं कम संख्या में निर्मित हैं। इसकी संख्या बढ़ाकर बालिकाओं को प्रेरित किया जा सकता है। पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन को एक साधारण क्रिया की तरह नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इस पर राज्य सरकार का पर्यवेक्षण और नियंत्रण होना चाहिए। लिंग भेद को दर्शाने वाली शिक्षण सामग्री को परिवर्तित कर देना चाहिए। कला, संगीत, गृह विज्ञान आदि महिलाओं के विषय हैं, जबकि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित आदि पुरुषों से संबंधित माना जाता था। उसमें परिवर्तन किया जाए। कला, शिक्षक शिक्षिका लड़के और लड़कियों के मध्य स्वस्थ अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करें। विद्यार्थियों को समूह अधिन्यास दिया जाए तथा लड़के और लड़कियों को समूह कार्य करने के लिए प्रेरित करें। कक्षा में कार्यों का बंटवारा लड़के और लड़कियों के मध्य समान रूप से होना चाहिए। यदि एक लड़का और लड़की बात करते हैं अथवा अंतःक्रिया करते हैं तो उस पर कोई नकारात्मक शाब्दिक टिप्पणी न किया जाए तथा उसे तथाकथित बुरे काम की श्रेणी से बाहर निकाल कर देखा जाए। अपने स्वयं के विचारों में परिवर्तन करके अपने समुदायों में लिंग पक्षपात, महिलाओं के प्रति हिंसा पर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पुरुष और महिला दोनों परिवार के फैसलों में बराबर भूमिका निभाए। पुरुष और महिला दोनों सामुदायिक फैसलों में भी शामिल हो। एक सकारात्मक वातावरण तैयार करना और समुदाय के प्रभावशाली लोगों को इस अभिप्राय में शामिल करना।
लोगों के मन में यह सोच विकसित करना कि महिला पुरुष की जीवनसाथी के रूप में निजी एवं सार्वजनिक जीवन में एक समान है, लिंग असमानता समाप्त करने या कम करने के लिए छोटी छोटी कोशिशों द्वारा एक बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं। मसला नहीं है, बल्कि भविष्य की भूमिकाओं के निर्धारण का भी मामला है। लिंग के अनुसार विषयों का विभाजन किया जाता है। यह पाया गया है कि विद्यालय में लड़कियों को 11वीं की कक्षा के अतिरिक्त विषय के रूप में सौंदर्य कला, सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग और कला में से एक को चुनना होता है, जबकि लड़कों को बेसिक कंप्यूटर, टाइपिंग, पेंटिंग में से एक का चयन करना होता है। कुछ विद्यालय में गृह विज्ञान बालिकाओं के लिए अनिवार्य है, जबकि बालक इसके बदले शारीरिक शिक्षा का चयन कर सकते हैं। विषयों के चयन के अवसर को लेकर इस प्रकार के दोहरेपन को यह सवाल उठता है कि क्यों बालिकाओं को ऐसे विषयों का प्रशिक्षण देने पर बल दिया जा रहा है जो लिंग विभक्त समाज में उसकी भूमिका का निर्धारण करते हैं। यहाँ यह कहना गलत न होगा कि विषयों का यह विभाजन मात्र ज्ञान के वितरण का मसला नहीं है, बल्कि ये भविष्य की भूमिकाओं का निर्धारण का भी मामला है। राज्य शासन पर आधारित पाठों में, पाठ्य पुस्तकों में समझ विकसित करने के लिए जिस शख्सियत को बहुत दमदार रूप में दिखाया जाता है, जो शासन के गैर जिम्मेदार व्यवहार के विरोध पर ऊंची बुलंद आवाज़ में मांग करता है, वह एक पुरुष नेता होता है। क्या यहाँ पर यह लिंग भेद नजर नहीं आता? क्या राजनीतिक सम्मेलनों, सरकार विरोधी प्रदर्शनों या नेता के रूप में महिलाओं को दिखाकर छात्र छात्राओं की अलग तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती? यह प्रश्न बहुत ही चिंतनीय है। इस समय शिक्षित लोग विवाह के लिए शिक्षित लड़कियों को तरजीह देने लगे हैं। अन्य तथ्यों के साथ इस तथ्य को से भी ने भी महिला लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया और अभिभावकों ने अपनी बेटियों के स्कूल भेजने पर प्रेरित किया। अंततः पुनः स्थित सेवा सदन जैसे स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित विद्यालय लड़कियों को भाषा की शिक्षा देने के अलावा संगीत, गृह विज्ञान, प्राथमिक उपचार, नर्सिंग आदि में भी शिक्षा देने लगे। यह मुख्य विचार यह था कि लड़की को पत्नी और माँ बनाना है। अतः स्कूली शिक्षा ऐसी हो जो उन्हें भूमिका प्रभावी ढंग से अदा करने के लिए प्रशिक्षित करे। इस प्रकार सभी प्रकार के प्रयासों में जहाँ महिलाओं की शिक्षा की बात की, वहीं उन्होंने विद्यालय पाठ्यक्रम के जरिए पारंपरिक भूमिका को सुदृढ़ करने के विचार को भी बढ़ावा दिया। उपरोक्त सभी तर्कों और अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिलाओं को शिक्षित करने के पीछे उन्हें ज्ञान देने की मंशा से अधिक उन्हें उनकी बात की, जो वहीं उन्होंने विद्यालय पाठ्यक्रम के जरिए पारंपरिक भूमिका सुदृढ़ करने के विचार को भी बढ़ावा दिया। इस प्रकार निर्धारित भूमिका में उन्हें डालने का उद्देश्य अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। कक्षा कक्ष अंतःक्रिया तथा महिलाओं तथा पुरुष अनुशासनात्मक भेद करने की प्रक्रिया में लिंग संबंधी मुद्दों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व शिक्षण प्रक्रिया को सरल और सुग्राह्य बनाने हेतु मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोगों के माध्यम से अनेक विधि प्रविधियों का प्रतिपादन किया। शिक्षण एक स्वदेशी प्रक्रिया है तथा यह शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया का परिणाम है। मनोवैज्ञानिकों ने इसके अनुसंधान किए कि शिक्षण में होने वाली शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया किस प्रकार प्रभावशाली बनाई जाए। कक्षा कक्षीय व्यवहार में कहाँ पर परिवर्तन किया जाए जिससे उनके बीच अंतःक्रिया सफल अधिगम करने में सहायक बन सके। शिक्षण को सरल बनाने की विधियों का प्रतिपादन करने वाले महान वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री फ्लैंडर्स का नाम अंतःक्रिया विश्लेषण में सर्वोपरि है। उन्होंने अपना अनुसंधान कई वर्षों में पूरा किया। विद्यालय में कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक और छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करने के पश्चात ही उन्होंने अपना मत व्यक्त किया। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन तथा शिक्षा के अध्ययन क्षेत्र को बनाए अनेक मुख्य पक्ष हैं, जिसमें सामाजिक आस्था, परंपराएं, मूल्य, नैतिक संस्कृति का संरक्षण, नारी सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति जनजातियों का उत्थान, राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय के नई सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन ज्ञान, तकनीकी उन्नति, इतिहास का ज्ञान, तुलनात्मक शिक्षा ज्ञान, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, भाषाई विभिन्नता को समझना, गणितीय क्षमताओं का ज्ञान, सभ्यता और संस्कृति के अलावा ज्ञान अवगत कराना, संस्कृति द्वारा नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा को बढ़ावा, हिंदी साहित्य में संस्कृत के ज्ञान को बढ़ाना, मीडिया की उत्पत्ति, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बदलाव, शहरीकरण, औद्योगिकरण, विभिन्न सामाजिक मान्यता और परंपराओं में परिवर्तन पक्ष आदि लिए गए हैं। और इस प्रकार इस विषय वस्तु को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से लिया गया है, जिसके अंतर्गत नारी सशक्तिकरण को बहुत ही महत्व दिया गया है और विद्यालय कालीन जो गतिविधियां हैं उसके संबंध में भी यहाँ पर बहुत ही भेदभाव होता है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास हेतु विद्यालय में विविध प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है, परंतु विद्यालय में यह पूर्णतः लिंग सापेक्ष होता है, जहाँ एक और लड़कियों को कला, गायन, रंगोली, साज सज्जा आदि क्रियाओं के सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं लड़कों को
भाषण, वाद विवाद, कविता पाठ में प्रधानता दी जाती है। विद्यालय में खेल की व्यवस्था भी लिंग सापेक्ष होती है। लड़कों के लिए जहाँ दौड़ने भागने वाले खेल, फुटबॉल, क्रिकेट आदि उपलब्ध होते हैं, वहीं लड़कियों के लिए कैरम, लूडो, रस्सी कूद, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन आदि खेलों की व्यवस्था होती है। इन खेलों का या तो एक जगह बैठकर खेला जाता है या बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है। शिक्षक इस और भी सचेत रहते हैं कि लड़कियों लड़कियों के लिए जो खेल निर्धारित किए गए हैं क्या उसी में भाग ले रहे हैं। अपने लिंग के विपरीत खेल की मांग करने पर उन्हें सीधे तौर पर मना किया जाता है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में भी लिंग भेद बहुत ही गहरे रूप में समाया हुआ है और लिंग आधारित मुद्दों की उसमें भूमिका भी है, जो कि छुपी हुई पाठ्यचर्या यानी जो स्कूलों में किया किस प्रकार के उनके साथ व्यवहार किया जाता है वो, और पाठ्य पुस्तकों के अंदर किस प्रकार का उनका व्यवहार है, ये सारा हमने देखा। थैंक यू।